नहीं लगेगा। ओके, सो गॉस लॉ, मान लीजिए कि मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक स्फीयर है, इसे बना है, अब ये स्फीयर में हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है। सो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको 3 पोजिशन देखनी पड़ती है, एक इनसाइड, एक आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस। सो हम समझेंगे फर्स्ट में इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, और ये आपको कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड hollow conducting and non-conducting, ठीक है। इन सब में सरफेस पे आपका क्या रहेगा, चार्ज, इसके अंदर चार्ज एवरी टाइम 0 रहेगा, बस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड को छोड़ देगा। अच्छा, अब इनकी सरफेस में फिर चार्जेस दिखा देती हूँ आपको। कंडीशन है इनसाइड द स्फीयर हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है, मतलब इनसाइड द स्फीयर एक गॉस लॉ को हम कैसे कर ले रहे हैं। सो मैं गॉस लॉ बना लेती हूँ, स्फीयर को गॉस लॉ स्फीयर, ठीक है। अब इस गॉस लॉ के बीच में ही कॉन्सेंट्रिक बन गया, एक पॉइंट से ही हमको 2 सर्कल्स के परफेक्ट पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब एक इनर एक आउटर, मतलब जो आपका गॉस लॉ का पॉइंट रहेगा आर वो आपका स्मॉल आर, और जो बाहर का रेडियस इंपॉर्टेंट वाला जो हमारा मेन स्फीयर था वो आपका कैपिटल आर। सो यहाँ पर आपको कौन सा रेडियस बड़ा दिख रहा है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये आपका कंडीशन है इनसाइड द स्फीयर का। दिख रहा है कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो आपको मैंने लिख दिया, दिख रहा है वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं थी पर मैंने लिख दिया। अब इस कंडीशन में आपको ये दिख रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे मूव हो रहा है, अगेन ऐसे ही मूव हो रहा है, आउटवर्ड पॉजिटिव। तो ये आपका ई है वेक्टर और आपका ये डी एस डी वेक्टर सी डायरेक्शन। अच्छा, अब हमारा cos 0 बनाने के साथ ए डी एस जो है वो बन रहा है इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। अच्छा, यहाँ पर हमको सरफेस एरिया और स्फीयर लिखना है। अब हमको क्या लिखना है, ई डॉट सरफेस एरिया मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एंड अगर हम इंटीग्रेशन का साइन हटा दें, स्मॉल एलिमेंट को अगर कट करके, सो एक स्मॉल एलिमेंट सरफेस, एक छोटा सरफेस को जोड़ जोड़ के हमारे पास पूरा एरिया बन जाएगा। वही गॉस लॉ को समझाने का तरीका। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा कि ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना चार्ज गॉस मतलब गॉस वाले सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, यही क्यू है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि सारा चार्जेस तो सरफेस में है। सो यहाँ पर आपका 0 चार्ज इनसाइड द गॉस लॉ दिख रहा है। सो क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, अगेन इट इज ऑल 0, एंड अगेन ई का अगर वैल्यू देखा जाए वो भी 0 है। सो कंडक्टर के बीच में मतलब सेंटर में या अंदर में कितना चार्ज रहता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगर 0 भी रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या पढ़ना है, सरफेस। तो सरफेस पढ़ने से पहले काम करेंगे हम आउटसाइड पढ़ेंगे, ठीक है। आउटसाइड पढ़ लीजिए, फिर सरफेस का आपको इजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। ये आपका आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। गॉस लॉ बनाना, मान लो ये मेरा सरफेस था, इसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे सरफेस पे। अब इसके बाहर की तरफ मुझे गॉस लॉ को क्या करना है, एज्यूम करना है। अब इसी वाले गॉस लॉ से आपका जो कॉन्सेंट्रिक वो पॉइंट बनेगा वो आर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्मॉल आर गॉस लॉ में नहीं लेना तो आप कैपिटल आर भी रख सकते हो। सो उसके कारण आपका इधर उधर हो सकता है अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, और जो आपका मेन शेल में बनेगा वो है आपका आर। यहाँ पर आपको स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन में अगेन ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज फ्लक्स, एंड यहाँ पर आपको कितना बन रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा और ई
डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। सो यहाँ पर कितना चार्ज दिख रहा है हमें, कितना चार्ज दिख रहा है आप देखिए, ये गॉस लॉ है, ठीक है, मतलब ये गॉस है। अब इस गॉस के अंदर हमको अगर देखना पड़ा कितना चार्ज है, इट इज हाउ मेनी चार्ज, इट इज बेसिकली सिग्मा ए, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको ऐसे सोचिए कि अगर हम यहाँ पर टोटल चार्ज को क्यू रखें, ठीक है, मतलब सिर्फ क्यू, तो यहाँ पर ऐसा क्यू नहीं रखें, अगर हम ऐसा क्यू भी रखें तो हमारे पास जो ई है तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये आपका आउटसाइड की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया कि आर स्क्वायर को इसके अलाउंड ही रखा, मतलब आर स्क्वायर जो है वो ई के इनवर्स से प्रोपोर्शनल इस टाइप हमको दिख रही है। अगर हम सरफेस की बात करें सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल का आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे आते आते आपका कांस्टेंट बना, ठीक है, चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके थ्रू आपका जो आर कैपिटल आर है वो आपका इक्वल बन गया। मतलब किस रीजन से इक्वल बना, व्हेन ऑन दिस सरफेस मूवमेंट हुआ, आर इक्वल आर बना। सो इसको ऐसे बनाने के लिए हमको ऑन दिस सरफेस तक जाना पड़ेगा। सो कंडक्टर के बीच में कितना चार्ज फाइंड किया, 0। अच्छा, अब कंडक्टर के बाहर गॉस लॉ को हमने बनाया तो कितना चार्ज फाइंड किया हमने, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज स्मॉल आर। और जब हमने सरफेस पर आया, सिर्फ सरफेस पर ही रहना है हमको, सरफेस के ना अंदर जाना है ना बाहर जाना है। बहुत स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है कि सरफेस में अगर हम गॉस लॉ का अप्लाई कर रहे हैं कुछ ऐसे, मतलब ये सरफेस है आपका, इसी सरफेस में ही हमने गॉस लॉ को भी अप्लाई कर दिया और ये वाला पॉइंट आपका आर और कैपिटल आर के बराबर हो गया। सो ये वाला पॉइंट आपका क्यों 0 नहीं रख रहा है, क्योंकि देखिए जब गॉस लॉ है उसके अंदर वाला पोर्शन नहीं देखना हमको, इनसाइड द गॉस लॉ वाला पोर्शन नहीं देखना हमको, कौन सा पोर्शन देखना है कि वो अपने एरिया को, मतलब सरफेस वाले एरिया में कितना चार्ज है। सो सब तो चार्ज सरफेस पे ही है, सो सबसे ज़्यादा हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, जो आपका आर है स्मॉल आर वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाता। अब हमको सरफेस में ही रहना है। मान लो कि कोई हमारे पास बोल है, ठीक है, यूटेंसिल है, कटोरी, उसमें मान लो कि मैंने एक कटोरी ली, उसके अंदर मैंने कुछ पानी भर लिया। अब इस कटोरी के अंदर मुझे नहीं जाना, इसके ऊपर मैंने मान लो कि एक रस्सी बांध दी इस कटोरी के सरफेस पे। सो मान लो कि यहाँ पर कितना अंदर पानी है, इस वाले रस्सी के क्या कांटेक्ट में कुछ पड़ा नहीं, ये इसके बीच में आपका वही सरफेस रहा जो सरफेस आपका पहले था, विच इज़ कैपिटल आर। सो कैपिटल आर आपके आर के इक्वल कब होगा, जब आपका सरफेस पे क्या हो जाएगा, अलग कांटेक्ट बनेगा। कौन सा कांटेक्ट, गॉस लॉ का कांटेक्ट। सो सरफेस के कांटेक्ट में फर्स्ट आएगा, देन सरफेस अपना जो इनर कांटेक्ट रहेगा विच इज़ वाटर या इलेक्ट्रिक वो रखेगा। मतलब 0 अगर अंदर है सो हम सरफेस के अंदर की बात करेंगे तब होगा, ठीक है। जब हम r इज इक्वल टू आर रखेंगे ऑन द सरफेस की जब बात करेंगे तब हम फाइनाइट वैल्यू निकालेंगे। फाइन, अच्छा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फाइनाइट वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास अगर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर डॉट क्यू अपॉन या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया है, सो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए है और A इज इक्वल्स टू कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम आउटसाइड की बात करें, तो आउटसाइड में कितना हो जाता है, R, ठीक है, और इनसाइड में सिर्फ कैपिटल आर। सो अगर हम चार्ज की बात करें एनक्लोज्ड, सो गॉस लॉ के एनक्लोज तो कैपिटल आर का स्क्वायर है। सो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इट इज़ द सरफेस। और अगर हम E इज इक्वल्स टू ये वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q कितना है, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर आर स्क्वायर,
सो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 पाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, और E इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वैल्यू लाएगा, पाई नहीं सॉरी एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा भी है ना, आर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा फॉर आउटसाइड इफ वी टेकन द सरफेस एरिया फॉर्मूला। सो आपका यही आंसर आएगा। ये आपका समझ में आ गया। अच्छा, ये अगर आप इक्वल रखेंगे तो ये आर आपका आर स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल रखने के बाद आपका कैसे बनेगा, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, और ये कंडीशन आपका मैक्सिमम रहेगा जब आपका ऑन द सरफेस क्या रहेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ। अच्छा, अब इसके लिए एक छोटा सा हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे दिखता है वो देखिए। मान लीजिए कि मैंने एक XY प्लेन बनाया, यहाँ पर E है, यहाँ पर R है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट में 0 था इनसाइड, मैक्सिमम हो गया कब, जब हमारा R के इक्वल R बना। अब इसे मैक्सिमम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, E इज इक्वल्स टू R। हमें पता है कि रेडियस जितना बढ़ेगा उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। सो आपका जो रेडियस है विच इज़ प्रोपोर्शनलिटी फॉर रेडियस स्मॉल r, तो हमारा क्या बन रहा था, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इस कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम हो रहा था वो R इज इक्वल्स टू R था, और यहाँ पर E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रहा था। ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है, ठीक है। इट इज़ मैक्स, इट इज़ मिनिमम, ठीक है। सो ये आपका छोटा सा ग्राफ है, इसको आप ड्रॉ कर लेना, और ये आप एक सर्कल के लूप में भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 0 ओरिजिन से यहाँ से आपका पॉइंट जो बढ़ रहा है वो आपका सरफेस पे दिख रहा है, और सरफेस के बाहर से आपको अगर ड्रॉ करता हुआ दिखाई दिया तो वहाँ पर आपका मिनिमम कंडक्टिविटी दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपका ग्राफ ख़त्म हो गया, साथ साथ आपका सॉलिड, कंडक्टर और हॉलो बोथ कंप्लीट हो चुका। अब हमको नॉन कंडक्टर सॉलिड का फॉर्मूला वाला डेरिवेशन कंप्लीट करना है गॉस लॉ के थ्रू। अब देखिए, नॉन कंडक्टर सॉलिड कैसे करते हैं, इट इज़ डिपेंड्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैलता है, इसीलिए आपका वॉल्यूमेट्रिक होता है। जैसे हमने सॉलिड और हॉलो, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सॉलिड, कंडक्टर में देखा था कि आपका सरफेस पे चार्जेस फ्लो हो रहे थे सिर्फ, पर इस बार वॉल्यूम में चार्ज फ्लो है क्योंकि आपका जो चार्ज है वो इनसाइड भी है। अब हमने क्या दिया कि जो हमने चार्ज डेंसिटी फाइंड किया वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी फाइंड किया, विच इज़ डिनोटेड एज रो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो नॉन कंडक्टर सॉलिड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फीयर है, इसमें पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें मैंने क्या किया, इनसाइड एक कंडीशन लिया जिसके अंदर गॉस लॉ क्या है, एप्लीकेबल, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। अच्छा, अब ये गॉस लॉ का जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा, R, और बाहर का R कैपिटल, साथ साथ ये तो कांस्टेंट है 0 डिग्री के साथ। ओके, सो यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन M भी लिख सकते हैं, और E डॉट जो आपका सरफेस है कितना स्फीयर का, तो कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज़ दी रो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, V अपॉन EM, ठीक है। मैं मीडियम की ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका जो कंडक्टर है उसमें से एक तो कंडक्टर की खुद की कैपेसिटी होती है कि वो चार्ज का एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, पर यहाँ पर नॉन कंडक्टर में मटेरियल खुद का होता है, दैट्स वाई वी हैव टू टेक इन द मीडियम। सो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम या फिर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन E इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो V, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, है ना, अपॉन एप्सिलॉन M। अच्छा, सो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो डॉट 4 अपॉन 3 एप्सिलॉन M
पाई आर क्यूब डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। कट कीजिए, कितना होगा, रो 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, आर क्यूब से यहाँ पर एक ही आर बच जाएगा, आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका वैल्यू आ गया इनसाइड का। अगर यही वाला मैं ऐसे बोलूँ कि आपका चार्ज जो है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो हमको जो है वो क्यू का वैल्यू लेना पड़ेगा हायर, मतलब जो रो रहेगा, रो क्या है एक्चुअली में हमारे पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम का हम जो रेडियस लेंगे वो पूरे टोटल रेडियस के इक्वल लेंगे, मतलब रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज़ द बिगेस्ट रेडियस। सो यहाँ से हमारा क्या क्लियर हुआ कि अगर हम E इज इक्वल्स टू, दिख रहा है क्या, E इज इक्वल्स टू 4, कितना है, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, और 3 हो जाएगा आपका ऊपर, और फिर है R, नीचे क्या है 3 एप्सिलॉन एम। तो इसका देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अच्छा 3 कैंसिल हो जा रहा है, 3 कैंसिल हो जा रहा है, मतलब E इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन एम। इट इज़ द वैल्यू फॉर इनसाइड। अब पर हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वाला इजी है। कैसे, यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अगर R बढ़ा तो E भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आउटसाइड चलते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए कि E हमारे पास इनसाइड के लिए कितना आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब हम आउटसाइड लिखेंगे, क्लियर। अच्छा, आउटसाइड मतलब जो स्फीयर था हमारे पास इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, आउटसाइड में हमको गॉस लॉ को लेना है। अब ये हमारा है पॉइंट, यहाँ से हमने R डिस्टेंस में पॉइंट कैरी किया, यहाँ से ऐसे किया, ये R, सो R इज़ लेसर देन द स्मॉल r, सो R यहाँ बड़ा है स्मॉल r वाला। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें E डी एस का वैल्यू, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू कितना होगा, रो V अपॉन एप्सिलॉन एम। सो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, रो P, मतलब रो V कितना है, V कितना है 4 अपॉन 3 पाई आर। अच्छा, कौन सा वाला R लेंगे, देखिए जितना गॉस लॉ के अंदर है, गॉस लॉ के अंदर मतलब ये गॉस लॉ है, इसके अंदर कैपिटल R दिख रहा है हमको, सो कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके, सो E डॉट E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई 4, ये रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 3 इंटू में 4 पाई कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या क्या निकला, रो आर क्यूब अपॉन में 3r स्क्वायर, ये निकला है ना। अच्छा, ये हमारा किसके लिए निकला, गॉसियन सरफेस के अंदर वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, मतलब रो बी जो हमारा था ना, वो पाई आर क्यूब, कौन सा वाला आर बना, अंदर वाला आर, सो रो आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि आउटसाइड E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है,
सो 1/r² मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ से जो है कम होता गया मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑन द पोजीशन की बात करें तो r = r होगा, मतलब अगर मैं इसमें r लगा दूँ, ठीक है, इसमें अगर r लगा दूँ तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें एप्सिलॉन m भी है, 3 ε m r, ठीक है, ρr/3 ε m। अगर मैं r = r लगाऊँ तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, तो यहाँ से हमको ये वाला मिनिमम मिला। पर अगर हम ऑन द सरफेस की बात करें, ठीक है, ये आपका कौन सा वाला पोर्शन मिला, ये आपको कौन सा वाला पोर्शन मिला, मिनिमम वाला पोर्शन मिला, कौन सा, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कब था, जब हम आउटसाइड थे, ठीक है, पर जब E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r बना तब हम ऑन द सरफेस में पहुंच गए, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। मतलब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये बना हमारा, पहले तो कैसे था, डायरेक्टली, मतलब रेडियस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और कम हुआ ऑन दिस सरफेस में, मैक्सिमम हुआ और फट से कम हुआ कहाँ पर, जहाँ पर हमारा मिनिमम हुआ आउटसाइड द सरफेस, मतलब E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। और ये वाला पोर्शन आपका क्या बना, मैक्सिमम, जब हमारा r = r बना। और यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये वाला पोर्शन को हम क्यों भी रख सकते हैं कि नहीं, यस आप रख सकते हो कि यहाँ पर क्यों भी रख सकते हो, पर मैंने यहाँ वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ वाला पोर्शन आपका क्या था, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर इन्वर्सली था, यहाँ पर डायरेक्टली था, ठीक है, r, ठीक है। यहाँ से बढ़ा, यहाँ से मैक्सिमम हुआ, यहाँ से मिनिमम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका आउटसाइड है, ये आपका सरफेस में है, या फिर हम बोल सकते हैं सरफेस तक, यहाँ पर आपको सरफेस लाना है तो आप यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, पर यहाँ पर मैंने सरफेस के लिए मैक्सिमम शो किया है और ये वाला आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सिलेंडर का पढ़ना। गॉसियन सरफेस, क्लियर। देखिए सिलेंडर का गॉसियन सरफेस, अगेन वही सेम कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, स्फीयर में हो, सिलेंडर में हो, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेम कहानी रहती है। सॉलिड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, हॉलो, सब सेम कहानी रहती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया, मतलब एरिया होता है ना, चार्ज पर एरिया, सिग्मा कर लेंगे स्टोरी। अच्छा, हमें पता है कि कंडक्टर में क्या रहता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, कहाँ पर, सरफेस पे। तो यहाँ पर सरफेस में अगर मैं चार्जेस लूँ तो इनसाइड में तो पता है ज़ीरो होगा कंडक्टर में, तो इनसाइड का अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आउटसाइड लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ऑन द सरफेस फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देख लीजिए कि आउटसाइड कैसे फाइंड करें। देखिए ये आपको आउटसाइड है, बीच का आपका पोजीशन है, ठीक है, ये आपका मिल गया। अब यहाँ से आपका, मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो ये R है, ये आपका कैपिटल R है। सो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि R इज़ ग्रेटर देन द कैपिटल R। सो EdS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा A अपॉन चार्ज का एप्सिलॉन नॉट। सो सरफेस मतलब कितना होता है, सरफेस आपका सिलेंडर का 2πrl, ठीक है, टोटल सरफेस होता है ना सिलेंडर का,
अभी हमने सॉल्व किया और सिग्मा डॉट 2 पाई आर एल। अच्छा, ये वाला आर कहाँ पर होगा? गॉस लॉ के अंदर वाला, मतलब अंदर कितना है? आर दिख रहा है ना हमको, आर, सो कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल करके बताइए कितना होगा? 2 पाई कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल, मतलब ई इज इक्वल टू पाई आर अपॉन आर एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको हम एप्सिलॉन नॉट आर भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, और इसको आर सिग्मा भी लिख सकते हैं। देखा आपने कि ई इज इक्वल टू आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है। सो यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर है कि ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन आउटसाइड, ठीक है। अगर ई अगर कम होगा तो आर बढ़ेगा, आर हमको दिख रहा है बढ़ रहा है। सो यहाँ से आपको एक ग्राफ मिलने वाला है, और साथ साथ ऑन द सरफेस अगर हम फाइंड करें, ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा? ऑन द सरफेस जस्ट पुट आर इज इक्वल्स टू आर, सो आर इज इक्वल्स टू आर देने से ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब अपॉन में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब आपका ज़ीरो है इस साइड में और ज़ीरो से अचानक से बढ़ रहा है, मतलब मैक्सिमम हो रहा है जब हमारा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, और घट रहा है कब? जब ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। एवरी टाइम ज़रूरी नहीं है कि आउटसाइड आपका आर स्क्वायर ही आए, आर भी आ सकता है, वो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हमको सिलेंडर में आर मिलेगा, फाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसका पूरा सॉल्व हो गया सिलेंडर का। अब हम सिलेंडर के नॉन कंडक्टर सॉलिड में जाएंगे, उसमें हम थोड़ा सा चेक करेंगे बस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक यही है, ठीक है। अच्छा, आपको सिलेंडर का जो सरफेस एरिया रहता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्लियर सरफेस एरिया, और साथ साथ स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दोनों को याद रखना है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, बस। और तो कुछ है नहीं। और अगर क्यूब भी आया, क्यूब भी आप याद रखना, पर क्लास 12 के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है, ओके। सो हम लिखेंगे नॉन कंडक्टर सॉलिड सिलेंडर। नॉन कंडक्टर में खासियत क्या होती है कि आपका जितना भी चार्ज रहता है वो कहाँ पर रहता है? इनसाइड, ठीक है। गंदा सा बना है, एक मिनट देखिए। ठीक है, ये आपका सिलेंडर बना, नॉन कंडक्टर है, मतलब बीच में चार्ज है। अगर मैं इनसाइड बोलूँ तो इस बार क्या ज़ीरो होगा? नो, इस बार ज़ीरो नहीं होगा। इस बार आपका अंदर कुछ वैल्यू आएगा, और हम देखते हैं कितना वैल्यू आता है। अंदर आपका गॉसियन सरफेस बनाइए पहले। बन गया क्या गॉसियन सरफेस? यस, बन गया। अब इसी गॉसियन सरफेस का रेडियस रखिए स्मॉल आर, और कैपिटल आर बाहर का। अब हमारे पास क्या है? आर इज़ लेसर देन द कैपिटल आर, सो हमारे पास ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू कितना आया? ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, और ये डी एस बदलते जाएगा अकॉर्डिंग टू द शेप्स, और यहाँ पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वेयर क्यू इज दी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज ना। ये आपको किसका है? नॉन कंडक्टर। सो ई इज इक्वल्स टू रो वी, सो ई डॉट लिख देती हूँ पहले, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सो 2 पाई आर एल कॉन्स्टेंट, और रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट में लिखेंगे, इस बार एम लिखेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट द नॉन कंडक्टर, इट इज़ नॉट द कंडक्टर। सो कितना आ जाएगा? ई इज इक्वल्स टू रो वी अपॉन 2 पाई आर एल डॉट एप्सिलॉन एम। सो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कितना होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? पाई, कौन सा वाला आर रहेगा? गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर तो आर ही है, तो स्क्वायर एल लिखेंगे एल के टर्म्स में। सो हमारा कितना आ जाएगा? ई इज इक्वल्स टू रो डॉट
पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में 2 पाई आर एल डॉट एप्सिलॉन एम। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, से एक आर बच जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचा, E इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन एम इज़ दी इनसाइड वैल्यू। ठीक है, मतलब इनसाइड में आपका E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अच्छा, अब एक बार आउटसाइड का चेक कीजिए। आउटसाइड का कैसे चेक करें, यहाँ बना दूँ क्या, ये वाला आपका मान लो सिलेंडर, सिलेंडर में आउटसाइड में क्वेश्चन सरफेस कुछ ऐसे ड्रॉ किया बने, समझ जाना। ठीक है, क्वेश्चन सरफेस का रेडियस आर, इसका रेडियस आर, आर इज़ ग्रेटर देन आर, देख लीजिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ई डी एस के फॉर्मूले से रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो क्या आ जाएगा, ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू रो, वॉल्यूम कितना है पाई, कौन सा आर, इसके अंदर वाला ना, सो कैपिटल आर का स्क्वायर एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट नहीं एम, एम ना मीडियम। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ई, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, रो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन एम, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रो पाई पाई कैंसिल, अपॉन में 2 है, एप्सिलॉन एम है, और क्या है, एल एल कैंसिल है। अच्छा, सो आर स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, ये किसका आया, आउटसाइड का। अच्छा, सो हम कैपिटल आर तो स्मॉल आर से तो कट नहीं कर सकते, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, सो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एम आर विल बी योर आउटसाइड वैल्यू। अगर हम आर को सरफेस पे रखें सो आपको कितना आ जाएगा आंसर, आर इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। मतलब इसी आर को हम अगर ऑन द सरफेस की बात करें, ऑन द सरफेस कितना आ जाएगा आंसर, आर इज इक्वल्स टू आर, सो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एम आर, सो यहाँ से रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन एम। आप चेक कैसे करेंगे कि सही है आपका आंसर, इनसाइड में जितना आ रहा है, सिलेंडर की बात कर रही हूँ, इनसाइड में जितना आ रहा है, और नॉन कंडक्टर की बात कर रही हूँ ना, इनसाइड में जितना आ रहा है सॉलिड, जितना आ रहा है उसको आप रख के देखो, मतलब इसे आर को आप आर रख के देखो तो भी आपका यही वैल्यू आने वाला है। सर इज़ ऑल राइट, सो आपका यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और इसका एक और तरीका है, आपको सिखाना चाहती हूँ मैं। अब देखिए इतना आप लिख लिए, इतना क्लियर है, 2 एप्सिलॉन एम आर आपका ई का वैल्यू आ रहा है इन द आउटसाइड। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब एक चीज़ देखिएगा, इसका ग्राफ में क्या था, नॉन कंडक्टर वाला ग्राफ है, सो आपका वही फॉलो होगा। फर्स्ट में आपका मूवमेंट होगा, इनिशियली आपका मूवमेंट कैसे होगा, हायर, मतलब प्रोपोर्शनल था ना डायरेक्टली, फिर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आपका डिमोशन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका छोटा हो जाएगा एज रेडियस ग्रेटेस। ये आपका बन जाएगा ग्राफ। अच्छा, मैं ग्राफ बना दिया। ग्राफ में आप सिलेंडर का ही बना सकते हो कुछ ऐसे, जब आप बनाओगे ऐसे ही बना सकते हो, और इसके थ्रू अपने सिलेंडर का ये रख सकते हो ऐसे। अच्छा, सो इससे आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे बीच में अगर ये बन रहा है, सो यहाँ से आपका बन रहा है एक मैक्सिमम वैल्यू, देन इट कैन टेक द, देखिए इट कैन टेक द मैक्सिमम वैल्यू, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू में कांस्टेंट, देन इट इज़ सडनली मिनिमम। ठीक है, मिनिमाइज। ओके, सो ये आपका ग्राफ बन जाएगा नॉन कंडक्टर सॉलिड सिलेंडर का। अब हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो लैम्डा है लेंथ, वो हम इसमें क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए जो लैम्डा है वो एक्चुअल में क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर हम अगर सिलेंडर में देखें तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग था, सो यहाँ का जो छोर है वो तो हमको मिला ही नहीं। सो हमने क्या किया कि इसके जो लॉन्ग है, जहाँ से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बढ़ते ही जा रहे थे,
उस वाले फील्ड को मैंने कट कर दिया और हमने ऐसा समझा कि ये एक फाइनाइट लेंथ में है और फिर हमने लेंथ को काउंट करके देखा कितना है। सो अगर हम इसको वायर के तौर पर काउंट करना चाहें विदाउट सिलेंडर, सो हम ये वाला लैम्डा वाला फॉर्मूला लग सकते हैं विच इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर अगर हमारा कंडक्टिव है तो हम कंडक्टर में इनसाइड में 0 ही लेंगे, एवरी टाइम कंडक्टर हैज़ 0 वैल्यू इनसाइड इट, ठीक है, और आउटसाइड में एक वैल्यू लेंगे और जो आउटसाइड में आएगा वही हम अगर सरफेस में R इज इक्वल्स टू कैपिटल R कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ऑन द सरफेस में भी। सो एक काम करते हैं कि हम आउटसाइड का वैल्यू लेके देखते हैं कितना आ रहा है। आउटसाइड कितना आ रहा है देखिए, ये मान लीजिए कंडक्टिव है, कंडक्टिव वायर विच हैज़ 0 चार्ज इनसाइड इट। आउटसाइड में क्या है आपका देखिए, E.ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल्स टू Q कितना है, लैम्डा L अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RL डॉट एप्सिलॉन M। सो L कैंसिल हो गया और इतना आपका बचा। अब यहाँ पर R अगर आप R कर दो तो ये ऑन दी सरफेस बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको थोड़ा सा मदद कर पाएगा समझने में कब सिलेंडर को वायर ले, कब सिलेंडर को वायर ना ले। अच्छा, सो आज के लिए बस इतना ही। आपको गॉस लॉ पूरा समझ में आ गया होगा और भी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।